नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर। और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था। और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने उनके के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। आप छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी। और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। तो चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने
कैसे इसको सरल बनाया है, एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर देता है, आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए EI इम्पैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा और कुछ अच्छा करने, हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेज यूपी के अंदर चल रहे हैं, 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। नमस्कार। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वही हवा आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। लगातार बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका है। शहरों की हवा जहर बन रही है और इसका असर हर उम्र, हर वर्ग पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह की जो ताजी हवा
जो कभी सुकून देती थी, आज वही हवा आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ बन चुकी है। बच्चे स्कूल जाते हुए मास्क पहनने को मजबूर हैं, बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाहनों की धूल, फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं और कटते पेड़, ये सब मिलकर आसमान को धीरे धीरे काला कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो लगातार प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल से जुड़ी समस्याएं और बच्चों के विकास पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग अब इसे नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, ये एक खामोश आपदा है। एक आम नागरिक कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन काम पर जाना मजबूरी है। एक माँ कहती है बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे सकते, डर लगता है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, ये उस दर्द की आवाज है जो हर घर में पल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ डरने का नहीं, जिम्मेदारी लेने का भी है। पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कम से कम प्रदूषण फैलाने वाली आदतें अपनाना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को मिलकर अब तुरंत और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर आज हमने हवा को नहीं बचाया तो कल हवा हमें बचाने के काबिल नहीं रहेगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि सांसें अगर थम गई तो विकास भी बेकार हो जाएगा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस की ओर से वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा को मजबूती के साथ रखने वाले भारत के उस युवा सन्यासी को, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दिलाई थी, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी युवाओं का आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है।
स्वामी विवेकानंद जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक ओर जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी, ऐसे राष्ट्र नायक को गढ़ने वाली, ऐसे राष्ट्र नायकों को आगे बढ़ाने वाली जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। युवा साथियों, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो भारत उस समय अपनी सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध लगभग खो सा चुका था। गुलामी क्या होती है, यह दंश अगर देखना हो तो आत्मबोध खो चुका उस समय के उस भारत के बारे में हम जान सकते हैं कि जब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर के भारत को गुलाम बनाने में सफल हो गए। भारत चंद लोगों के द्वारा लूटा जा रहा था। यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा को अपमानित किया जा रहा था। उस कालखंड में सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए, भारत को भारतीयता के आत्मबोध से जागरूक करने के लिए जिस युवा सन्यासी ने उस कालखंड में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था, वह नाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था, भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खासतौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक हैं कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो
और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है। गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का ये संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। उनका अटल विश्वास था भारत अपने आत्मगौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जो स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था, आज बहनों और भाइयों हम सब उसको अपनी आंखों से मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं। याद करिए ना, ये देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की आजादी के साथ ही एक दिन पहले देश का दर्दनाक विभाजन और उसके विभाजन के फलस्वरूप लाखों की संख्या में कत्लेआम, ये हर भारतीय को आहत कर रहा था। देश आजाद हो रहा है, इसका जश्न हर भारतीय नहीं मना पाया था। लेकिन ये देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत, हर भारतीय अपने आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रहा था। और जुड़ाव उसका आत्मिक भी था, वो अंतःकरण से भी था, और उसने प्रत्यक्ष उस समारोह में सहभागी बनकर के, जो समारोह में भाग नहीं ले सकता था, उसने हर घर तिरंगा के माध्यम से उस आयोजन का हिस्सा बनकर के इस आयोजन में वह आगे बढ़ा था। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतीयों को उस समय एक विजन दिया था। 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। ये भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है और इसीलिए इस युवा शक्ति से हम सबको विकसित भारत 2047 के लिए यानी 2047 के इस अभियान के साथ जुड़ने का हमारा एक नया आह्वान होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मैं देख रहा था कि इस अवसर पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ पुरस्कार भी से भी सम्मान यहां पे सम्मानित किया गया। देखिए, मैं आज प्रदेश भर में जितने भी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं उनसे दो अपेक्षाएं करूंगा। एक, आपको स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाई गई है। हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। हमारा प्रयास है कि हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम बने और हमारा प्रयास है हर जिले में एक बड़ा स्टेडियम बने। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें प्रयास में हिस्सेदारी बने, वह भी इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। हमें इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। युवक मंगल दल को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स किट मिली हुई है, वो स्पोर्ट्स किट से केवल उसके सदस्य ही नहीं बल्कि पूरी ग्राम पंचायत उस खेल का हिस्सा बने। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धा, एक टीम आप अपनी गांव की बनाइए, अलग अलग गांवों की टीमें फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर जनपद स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर कमिश्नरी स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने और अंत में प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेंगे। अच्छी टीमें हमारी खड़ी होंगी, हर स्तर की टीम, मनोरंजन भी होगा और नए युवाओं को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।